नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पुनः संविधान के इतिहास के विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो संविधान के इतिहास में आप लोगों ने लास्ट डे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रिंसिपल एक्ट 1784 पढ़ा था। उसके आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और आज नया एक्ट लेंगे हम लोग 1793 का राजनीतिक। 1793 में 73, 81, 84 आदि के अनुभवों में आपने देखा होगा पीछे कि भारत के गवर्नर जनरल को निरंतर शक्तिशाली बनाया गया और उसके उपरांत इस राजनीति के भी प्रावधानों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस राजनीति के जो प्रमुख प्रावधान है, देखिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रमुख प्रावधान की बात करूं तो हम इसमें 4 ही लेंगे, बाकी छोड़ के चलेंगे। तो जो पहला प्रावधान है कि कंपनी को जो भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस मिलता था उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अगले 20 वर्ष तक और अपना व्यापार कर सकती है। सिर्फ भारत में नहीं, अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो पूरा ये जो हमारा ईस्ट एशियन कंट्रीज है, पूर्वी एशियाई देश जो है, उसमें व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिलता है। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। लेकिन जस्ट उसके नीचे जब आप आते हैं तो ये काम जो हुआ, भारत के ऊपर बोझ डाला गया कि जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन के राजा के द्वारा नियुक्त हुआ था इंग्लैंड में, उनका वेतन अभी तक इंग्लैंड जो दे रहा था 93 के एक्ट के द्वारा उनका वेतन का भार डाल दिया भारत पे। मतलब भारत की जो कमाई जा रही है अब उससे वो 6 लोगों का वेतन मिलेगा और ये वेतन देने का सिलसिला चलता रहा 1919 तक। 1919 में जब तक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं आया तब तक ये कहानी चलती रही। 1919 तक लगातार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्य का वेतन भारत के राजस्व से या भारत से कमाई पर दिया जा रहा था। अगला प्रावधान था लिखित विधियों द्वारा प्रशासन। मतलब क्या कि भारत में अब जो भी कानून होगा, जो भी प्रशासन की व्यवस्था होगी वो लिखित होगी, मौखिक कुछ नहीं। जो भी विधि बन के आएगी, लिख के आएगी, उसी का अनुपालन होगा। एक अच्छी बात हुई कि अगर समझना चाहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखना चाहें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि भारत में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन के लिए जो पहला कानून बना या एक्ट बना वो था 1793 का राजनीतिक। अगले पॉइंट पे चले तो कानून की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के संदर्भ में कि आज जो भी हमारे देश में कानून बनता है संसद के द्वारा, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है या संविधान के मूलभूत जो अवधारणा है उसकी उल्लंघना करती है, उसको ब्रीच करती है, उसको तोड़ती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ वाद दाखिल कर सकते हैं। और वहां पे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान के दायरे में उस कानून की व्याख्या करे कि वो कानून जो बना है वो संविधान के दायरे में है या नहीं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, जब लोग आगे पढ़ेंगे कि आज में भी हमारे संविधान में ये बात दिया गया है न्यायालय को कि जो भी कानून संसद बनाएगा, बनने के बाद भारत के किसी नागरिक को लगता है कि ये कानून भारत के संविधान के मूलभूत प्रावधानों के विपरीत है तो कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट का काम है व्याख्या करना। और व्याख्या में ये पाया जाता है कि जो कानून है वो भारत के संविधान के मूल अवधारणा के विपरीत है तो उस कानून को निरस्त भी कर सकता है। तो देखो आज की जो बात हम लोग कर रहे हैं उसकी एक और चीज हमारे 1793 के राजनीति में परिलक्षित होती है कि कानून जो भी कानून बन के आएगा उसकी व्याख्या न्यायालय करेगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये 2 चीजें बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए 1793 का राजनीति भले ही छोटी सी बात है, लेकिन ये 2 चीजें यह कह सकते हो कि भारत में पहली बार कानून की व्याख्या का अधिकार कब आता है तो भैया 1793 के राजनीति में आता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके आगे हम चले तो ये 4 प्रावधान हो गए इसके। अब 1793 के बाद अगला जो बहुत ही प्रमुख कानून बन के आया वो 1813 का राजनीति, मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1830। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 1813 का राजनीति। तो इसके प्रावधानों पर हम सीधे बात करें। इसके प्रावधान जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे आप ले लीजिएगा तो इसको यही कह सकते हो कि चाय और चीनी को छोड़ के, मतलब क्या कि जो कंपनी का व्यापार पर
एकाधिकार था। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में चाहे पूर्वी एशिया में सिर्फ व्यापार कर सकती है, इंग्लैंड की सारी कंपनियों में और किसी भी कंपनी को इस क्षेत्र में, किस कंपनी को, ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार अब समाप्त किया गया संसद के द्वारा और अब ये कहा गया कि नहीं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कोई ब्रिटिश कंपनी काम करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है तो जाके व्यापार अब कर सकती है। लेकिन भारत में भी चाय का जो व्यापार हुआ है या चाय के व्यापार जो चल रहा है उस पर एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अधिकार होगा। साथ में चीन के सिल्क रूट जो सिल्क की व्यवस्था हो रही थी, जो सिल्क का व्यापार चाइना से इंग्लैंड जा रहा था, उस पर भी कंपनी का अधिकार बना रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन अभी भी किसी परीक्षा में भी आया था कि कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ, तो 1813 के राजलेख में चाय को छोड़ के बाकी जगह राजा की इनका जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। सेकंड पॉइंट, धर्म प्रचार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारत में ईसाई धर्मों को प्रचार करने की कब अनुमति मिली, तो 1813 के राजलेख में। 1813 के राजलेख में ईसाई मिशनरियों को, मतलब ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक हैं उनको भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई। मतलब अब कोई भी ईसाई धर्म का धर्म प्रचारक भारत में आके अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। तो ये भी परीक्षा के लिए आता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों को किस एक्ट के द्वारा धर्म प्रचार की अनुमति मिली, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का एक प्रावधान किया गया कि भारत के लोगों को, देखो यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि इंग्लैंड हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है, नहीं, इंग्लैंड अपने लिए क्लर्क बनाना चाहता है। इंग्लैंड ये चाहता है कि भारत के लोग अंग्रेजी सीख जाएं, छोटा मोटा ज्ञान उनके पास होने लगे कि हमारे लिए जो लोअर लेवल की कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन से लोगों को न ले जाना पड़े, वहीं के लोगों को ट्रेंड करके अपने काम में लाएं। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान देंगे सॉरी, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 1 लाख रुपया, इसको पॉजिटिव बहुत मत लीजिएगा, इसका आशय पॉजिटिव कम नेगेटिव था। पॉजिटिव ये था कि भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए हम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे। 1 लाख रुपया 1813 में बहुत बड़ी रकम होती थी, आज के कई 100 करोड़ से भी ज्यादा होगी, उतनी बड़ी रकम होती थी। लेकिन यहाँ भी इंग्लैंड का, ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सोच थी कि हमारे लिए कैसे यहाँ अगली जनरेशन का कर्मचारी पैदा हो। नेक्स्ट, स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार। मतलब जो ऐसी संस्थाएं थी जिनको कि ब्रिटेन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ क्षेत्र विशेष में एक अधिकार दे दिया, कहा कि यहाँ की आपकी संस्था, ये एरिया आप संभालिए, या जमींदार बना दिया, समझ लो देसी भाषा में जमींदारी दे दिया या कार्य करने का अधिकार दे दिया, तो कहा कि वो अपने खर्चे के लिए, अपने जरूरतों के लिए करारोपण मतलब कर लगा सकते हैं। अब देखो, आम जनता के ऊपर जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कर चलता था, उसके अलावा जो लोकल जमींदार हुए या लोकल प्रशासक हुए, उनको भी अलग से कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब डबल कर, ज्यादा कर, या कह सकते थे कि जमींदारों को शक्तिशाली बनाया गया कर लगाने के लिए। नेक्स्ट, कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य। मतलब कि अभी तक जो कानून बनता था, ये लोग कानून बनाते थे और अपने यहाँ लागू करते थे, उसको कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश संसद भारत के कार्य परिषदों पर अपना पकड़ मजबूत करने के लिए एक कानून बना के भेजती कि नहीं, आप लोग कानून बनाइए, लेकिन हमारे पास भेजेंगे और हम जब उसको अनुमोदित करेंगे तभी जाके वो कानून बनेगा, और कानून के रूप में तभी वो भारत में या अपने क्षेत्र में, अपने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर सकते हैं। जैसे कि आप समझना चाहेंगे यहाँ पे कि आज के परिप्रेक्ष्य में कि लोकसभा एक कानून को पास करता है, कि राज्यसभा एक कानून, उसी कानून को पास करता है, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति महोदय उसको अनुमोदित जब तक नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है, तब तक वो बिल रहता है। तो बिल लोकसभा से पास हुई, राज्यसभा से पास हुई, और जैसे ही वो बिल राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित हो जाती है, दस्तखत हो जाता है, तब जाके वो कानून बनता है। सेम वे यहाँ जो लोग सीधे कानून बना रहे थे, अब ये कानून नहीं बना सकते थे, ये बिल पास कर सकते थे और बिल पास करके ब्रिटेन भेजेंगे और ब्रिटिश संसद उसको कानून के रूप में परिवर्तित करेगी। तो एक तरह से कहिए कि यहाँ के लोकल प्रशासन के शक्ति में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, उसके पहले बात करूं कि बार बार
मेरा डोरबेल बजने से आपको जो डिस्टर्ब हो रहा है उसके लिए पुनः क्षमा मांग लूँ। और ये छोटी मोटी त्रुटियां होती रहेंगी क्योंकि वीडियो घर पे बन रहा है, तो ये त्रुटियां होंगी और ये लॉकडाउन का परिणाम है, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इतना तो क्षमा मुझे करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। हम लोग बात कर रहे थे 18 के राजलेख का। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर और सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार। जो ये पॉइंट है हमारा, इसको समझने की जरूरत है कि पहले क्या था कि नियुक्ति सीधे कर देते थे। अभी क्या हुआ कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्ति करेगी लेकिन उसके लिए अनुमोदन किससे लेना पड़ेगा? ब्रिटिश सम्राट से। तो ब्रिटिश सम्राट के ने एक कंपनी को विशेष पावर दे रखा था कि हाँ भाई, आप हमारी स्वीकृति लेके जिसको भी चाहो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेज दो, मुंबई का चाहे मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दो, या तीनों ही जगहों में किसी भी सेनापति की जो नियुक्ति करनी होगी उस नाम को हमारे पास भेजो, जब मैं स्वीकृत करूंगा तभी करोगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का नकेल फिर कसा गया, उसके मनमानी को रखा गया, रोका गया, और गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और सेनापति जो भी भारत में, या कह सकते हो कि ब्रिटिश बंगाल के अधीन क्षेत्रों में नियुक्त होंगे, उसके लिए ब्रिटिश सम्राट से स्वीकृति अनिवार्य कर दिया गया। ठीक उसी तरह से कि हमारे यहाँ जितनी भी नियुक्ति संसद के द्वारा चाहे सरकार के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति जब तक उसको मुहर नहीं लगाते हैं तब तक वो नियुक्ति नहीं होती है। तो समझ सकते हो कि आज हमारे राष्ट्रपति की जो नियुक्ति का अधिकार है सिर्फ ब्रिटिश सम्राट के पास वही उस समय वो अधिकार था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पुनः थोड़ा सा पकड़ मजबूत करने का प्रयास हुआ। तो इस तरह से 1813 का राजलेख का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमने पूरा किया। इसके आगे एक बात और बता दूं कि 1813 का ये जो राजलेख है या कानून आया, इससे और इसका इस्तेमाल करके बंगाल में या ब्रिटिश बंगाल का क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का पूरा प्रयास किया गवर्नर ने अपनी शक्तियों से, और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार काफी तेजी से हुआ। इसी बीच 1814 में, 1823 में और 1829 में भी एक नियम आए, कानून आए, लेकिन वो बहुत ज्यादा संतोषप्रद नहीं रहे, या वो कह सकते हो कि बहुत सफल नहीं रहे, या मनवांछित फल नहीं दिए। इसलिए उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, कारण कि उसके कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो कि हमारे अगली परीक्षा के लिए या जीवन के अगले कार्यकाल में कहीं भी उसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1833 के राजलेख का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जहां की आप देखेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल की नियुक्ति कैसे होती है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए पुनः निवेदन करूंगा कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।